हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। और राजस्थान करंट अफेयर्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह का जो करंट अफेयर्स है उसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में नवीन नियुक्तियों की 2025 में हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले है न्यायमूर्ति श्री के आर श्रीराम हैं। वो मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र हुए हैं और वो राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। उनका कार्यकाल जो है वो 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक रहेगा। लगभग 2 महीने 2.5 महीने का कार्यकाल जो है वो उनका रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें कि उनके बाद जो है वो 22 जुलाई 2025 को 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिनमें अब नियुक्ति होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत पद जो हैं वो 50 हैं, यानी कि 49 प्लस 1। अब उनमें से 43 वैकेंसी जो हैं वो भरी जा चुकी हैं और केवल 7 पद हैं वो खाली हैं। इन 7 न्यायाधीशों में 6 न्यायाधीश जो हैं वो वकील कोटे से हैं और 1 न्यायाधीश है वो एक न्यायाधिकारी हैं, यानी कि अधिकारी कोटे से हैं, और उनका नाम है संगीता शर्मा। आगे हम देखें तो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। आपको ध्यान रखना है कि वन महोत्सव कौन सा है, 76वां, और कब आयोजित किया गया, 27 जुलाई को। खास बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ आयोजित किया गया, तो जगह है जयपुर के जानपुरा राम मनोहर राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके बारे में बात करें तो एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे इस समारोह के, इस महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आगे बात करें तो इसी महोत्सव समारोह में छगनलाल अहीर को अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2023 दिया गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छगनलाल अहीर और व्यक्ति जो है वो कौन है, छगनलाल अहीर, और उनको पुरस्कार दिया गया कौन सा, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। कब का है, 2023 का। तो आपको वो यहाँ चेंज कर सकता है, 2023 की जगह आपको देखने को मिल सकता है 2024 या 2025। तो ध्यान रखना कि 25 में मिला है, लेकिन पुरस्कार किस वर्ष का है, 2023 का। आगे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम क्या है, अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम। तो ये कहाँ बनेगा, खेजड़ली जोधपुर में। तो आप सबको पता है कि खेजड़ली क्यों प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर जो है बनाया जाएगा अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम। फिर आगे हम बात करें कि प्रदेश में 40 नगर वन बनाए जाएंगे। कितने नगर वन बनाए जाएंगे, 40। तो आपको संख्या याद रखनी है, कितने, 40। आगे बात आती है कि अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ की लागत से हरित अरावली विकास परियोजना चलाई जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि परियोजना जो है उसका खर्च कितना है, 250 करोड़। ये राशि आपको याद रखनी है। फिर है 3500 नए वन मित्र जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। कितने, 3500। आगे हम बात करें कि राजीविका ने स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए CRP+ नीति को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीति को मंजूरी देने वाला संस्थान कौन सा है, राजीविका। और राजीविका का जो पूर्ण रूप वो क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाने के लिए, आजीविका को ऊपर उठाने के लिए कौन कार्य करता है, राजीविका। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पुनर्निर्माण को मजबूत करना और स्वयं सहायता समूहों को बेहतर बनाना। उसके आगे हम बात करें तो राजस्थान फुटबॉल संघ का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया 27 जुलाई को। 2025 में पहली बार एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी जो है वो आयोजित की गई। मार्तंड रैना को प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर और अल्ताफ हुसैन को बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक है मार्तंड रैना और दूसरे हैं अल्ताफ हुसैन। तो मार्तंड रैना को क्या मिला है, प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और अल्ताफ हुसैन को क्या मिला है, बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर। फिर है पूर्णता अभियान समारोह। तो ये 2018 से शुरू किया गया और अब इसके अंदर गोल्डन अवार्ड जो है
या गोल्ड पदक जो है वो किसे दिया गया? करौली जिले को। तो ध्यान रखना है, पूर्णता अभियान में सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो कौन सा है? करौली। आगे बात करें, राजकीय स्कूलों, छात्रावासों, कॉलेजों और अन्य भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। तो आपको सबको पता है कि हाल ही में झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से लगभग 7 बच्चों की जो है मौत हो गई। तो उसके प्रति सरकार ने आगे ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता और सजगता को प्रदर्शन करते हुए समितियों का गठन किया है। ये समितियां क्या करेगी कि हर साल 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों और पुलों की मरम्मत सुनिश्चित करेगी। फिर उसके बाद में ध्यान रखना है कि राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अतिरिक्त मुख्य सचिव PWD। तो यहाँ पर वो आपको कोई और नाम दे देगा, तो ध्यान रखना है अतिरिक्त मुख्य सचिव किस विभाग के हैं? PWD के। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जिला कलेक्टर। फिर बात आती है क्षेत्रीय विकास योजनाओं में बदलाव की। तो इसी के तहत जो है वो क्या किया गया कि डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रों में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनमें क्या है कि जो भवनों की मरम्मत, सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिए अनुदान राशि जो 15% थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20%। फिर क्या किया गया? MLA लेड की जो स्कूलों की मरम्मत के लिए, आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए अनुशंसा कर सकते थे, उस सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20%। फिर बात आती है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों की सूची की, जो एक ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका है, यानी कि एक मैगजीन है, कौन सी? ट्रेवल एंड लेजर। तो उस पत्रिका के रीडर्स सर्वे में जयपुर को दुनिया के घूमने और देखने लायक टॉप 5 शहरों में 5वें स्थान पर रखा गया। तो सिंपल सी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और शहर कौन सा है? जयपुर। दुनिया के टॉप 5 पर्यटन शहरों में कौन सा है? जयपुर। और किस स्थान पर है? 5वें। जयपुर को आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन की श्रेणी में रखा गया। और इसी जो सर्वे है, इसी में मेक्सिको का सैन मिगुएल डी अलेदे जो है वो टॉप पर रहा। फिर है मिनरल, जो मेजर प्रधान खनिज हैं उनकी नीलामी में राजस्थान टॉप पर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 राजस्थान की स्थिति, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। सबसे पहली बात क्या है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर और जयपुर जो हैं वो अग्रणी जिले रहे हैं या शहर रहे हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो कौन जारी करता है? केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय। इस मंत्रालय ने के स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में डूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छ 50,000 की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, यानी कि 50,000 की आबादी वाले शहरों की कौन सी श्रेणी है? सुपर स्वच्छ। उसमें सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? सुपर स्वच्छ लीग सिटी। और डूंगरपुर की तरह ही कुल डूंगरपुर सहित जो है वो ये पुरस्कार देश के 23 शहरों को मिला है, और उन 23 शहरों में शामिल कौन सा है? डूंगरपुर। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग जो है वो ये एक नई श्रेणी जो है वो इस सर्वेक्षण में शामिल की गई। आगे बात करें, जयपुर ग्रेटर ने प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर श्रेणी में, यानी कि प्रोमिसिंग यानी कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आगे हम स्वच्छता को बढ़ाएंगे या स्वच्छ शहर बनेंगे, तो उस श्रेणी में जयपुर को क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, वाटर प्लस सर्टिफिकेट हासिल किया है। उसके बाद में बात करें कि उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज शीर्ष 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं। आगे हम बात करें तो राजस्थान के 12 शहर शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हैं। राजस्थान के कितने शहर? 12 शहर जो हैं वो 100 शहरों में शामिल हैं, टॉप 100 में। आपको जिलों के या शहरों के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि राजस्थान के कितने शहर हैं? 12 शहर। फिर आगे बात है ODF प्लस शहरों की संख्या 17 से बढ़कर राजस्थान में कितनी हो चुकी है? 38। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अब ODF प्लस शहर जो हैं वो कितने हैं? 38 हैं। 4 शहरों को GFC यानी कि कचरा मुक्त स्टार रेटिंग मिली है, तो इतनी कोई खास बात याद नहीं है रखने वाली। 12 शहर याद रखने हैं, टॉप 100 में शामिल हैं।
फिर उसके बाद में यहाँ पर जो बात दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है कि पुरस्कार उन शहरों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष स्थान पाया। यानी कि आपको ये कथन में दे सकता है कि किन शहरों में, या आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि क्या डूंगरपुर ने पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष स्थान पाया। तो हाँ। फिर उसके बाद में बात करनी है कि इस वर्ष राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में सुधार हुआ है। तो ध्यान रखना कि अगर वो कहीं ऐसा कथन दे कि राजस्थान के इतने शहरों की रैंकिंग में गिरावट आई है, या राजस्थान के कुछ शहरों की रैंकिंग में गिरावट आई है, या यूं दे दे कि राजस्थान के लगभग शहरों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो ध्यान रखना कि सभी शहरों की अगर रैंक में सुधार की बात करेगा तभी कथन सही होगा। आगे बात है, डूंगरपुर को लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो ध्यान रखना कि आपको सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर को कौन सी बार या अब तक कितनी बार जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण में मिल चुका है। तो 5वीं बार। अगर बात करें कि जयपुर को अब तक स्वच्छता के क्षेत्र में कुल 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं वो दिए जा चुके हैं। आगे बात करें कि राजस्थान में पर्यटन एवं मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 नीतियां लाई गई हैं, और उनमें से पहली नीति है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, दूसरी है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी। दोनों की किस वर्ष की हैं? 2025 की। आगे बात करें कि केंद्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह, कौन है? धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो नाम क्या है व्यक्ति का? धीरज सिंह। और कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। तो ध्यान रखना, नाम याद रखना है। दूसरी बात जो है वो कौन सी है कि आपको पुरस्कार याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। आगे बात है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है, सुलभ, किफ़ायती और भरोसेमंद चिकित्सा पर्यटन स्थल जो है उसके रूप में विकसित करना है। MVT सेल स्थापित करना है, MET पोर्टल स्थापित करना है, मोबाइल ऐप लॉन्च करना है, और टेली मेडिसिन जो है उसको बढ़ावा देना है। निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में इस कार्य में प्रोत्साहन देना है, और रिप्स के लाभ जो है वो इसके अंतर्गत आने वाले सभी जो उद्योग या जो भी चीज़ें स्थापित होंगी उनके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें कि टाउनशिप पॉलिसी, तो इसमें ध्यान रखना है कि नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं से युक्त नियोजित विकास को बढ़ावा देना। सिंपल सी बातें हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आवासीय योजनाओं में, यानी कि आप कोई कॉलोनी बसा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो आवासीय योजनाओं में 7% भूमि जो है वो आपको पार्क और खेल मैदान के लिए रखनी होगी। कितनी प्रतिशत? 7%। और 4% क्षेत्र की जो है वो अन्य सुविधाओं के लिए अनिवार्य करने होंगे। उसके बाद में क्या है कि आप मानो कि कोई औद्योगिक एरिया यानी कि जैसे कोई रिको या कुछ लगा रहे हो, तो उसका 5% क्षेत्रफल जो है वो आपको श्रमिकों के निवास के लिए आरक्षित रखना होगा। उसके बाद में बात करें कि पर्यावरणीय अनिवार्यता, यानी कि वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का प्रावधान आपको वहीं पर करना होगा। आगे बात करें कि राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति जो है वो लाई जाएगी 2025 में। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। तो ये बात आपको, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि पहली बात नीति कब की है? 2025 की। दूसरी बात, ये नीति कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। आगे है RPSC के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। तो पहले संख्या जो है वो कितनी थी? 7। अब सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11। यानी कि अगर अब बात हो कि RPSC की संरचना की, तो पहले तो थी 1 + 7 यानी कि टोटल 8 लोग थे। अब बात होगी 1 + 10, यानी कि ध्यान रखना कि ये सदस्य जो बढ़ रहे हैं वो सदस्य बढ़ रहे हैं, ना कि अध्यक्ष का पद। तो अध्यक्ष अलग है और 10 सदस्य अलग है, यानी कि 1 + 10 की संरचना जो है वो आपको RPSC में अब देखने को मिलेगी। इस संरचना बदलाव के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1974 के विनियम 3 के उपखंड 1 में जो है वो संशोधन किया जाएगा। तो ये आपको विनियम याद रखना है, कौन सा? तीसरा, और उसका उपखंड पहला। विनियम कब के हैं? 1974 के।
अब संरचना कैसी हो गई, 1 + 10 यानी कि टोटल कितने लोग होंगे, 11। धन्यवाद।